अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में। खो मोहम्मद ज़फ़ीर। इलेक्शन 2024 सियासी जोड़ तोड़ जारी हैं और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ख़बरें हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोमेंटम गेन कर रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं इलेक्शंस को लेकर। बिलावल भुट्टो कहते हैं दहशत गर्दों के साथ मुज़ाकरात के फ़ैसले ने पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेल दिया। और दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि दुनिया से मिलकर चलना है या नॉर्थ कोरिया बनना है, फ़ैसला हमारा अपना होगा। सियासी तौर पे अगर हम देखें तो बड़े बड़े फ़ैसले अभी होने बाकी हैं। पॉलिटिकली ज़ाहिर है जब तक ये जमहूरी सिस्टम मजबूत नहीं होगा तो जो पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं वो भी मजबूत नहीं हो सकती। नवाज शरीफ कह रहे हैं इंतकाम नहीं चाहता लेकिन हिसाब लेना तो बनता है। हिसाब ज़ाहिर है अब आहिस्ता आहिस्ता उनको रिलीफ मिल रहा है। उस रिलीफ के ऊपर पाकिस्तान पार्टी भी तनकीद कर रही है। वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान तो लाडले थे, ये तो लाडले प्लस निकले और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो चैलेंज बन जाती हैं, वो आपका पीछा करती हैं। शायद ये वो वक्त बज़ाहिर तो रिलीफ का फ़ायदा नज़र आ रहा है मुस्लिम लीग नून को, लेकिन क्या इलेक्शंस में इस चीज़ का फ़ायदा होगा, वोटर कितने कन्विंस होंगे और आम आवाम क्या तासुर ले रहे हैं इन तमाम चीज़ों से, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो की बात अगर हम करें तो वो अपनी तैयारी भरपूर कर रही है। पंजाब में ज़रा उन्होंने मुकाबला करना है मुस्लिम लीग नून का, और मुस्लिम लीग नून चूँकि वहाँ इलेक्टेबल्स और इत्तेहादियों के साथ मिलकर इलेक्शंस में जाना चाह रही है। मुस्लिम लीग नून की जो सियासी तारीख है उसमें ये पहली बार होगा कि वो इतने बड़े पैमाने पर इंतखाबी इत्तेहाद कर रहे हैं। माजी में ऐसा नहीं हुआ। ये खुद मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ी बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल होगी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में बहुत मजबूत है। केपी और बलूचिस्तान अगर बेहतर तरीके से मैनेज करें और जनूबी पंजाब, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन भी बेहतर हो सकती है। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करें कि हमें जॉइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खानज़ादा चट्टान साहब ने। खानज़ादा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। शुक्रिया, मेहरबानी। किस तरह देखते हैं, एक तो बहुत सारे फैसले हैं, ज़ाहिर है कल का फैसला आपके सामने है। मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब को जिस तरह रिलीफ मिल रहा है और जिस तेज़ी से मिल रहा है और जिस प्रोटोकॉल के साथ मिल रहा है, ये आप नहीं समझते कि खुद मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा आने वाले दिनों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बिल्कुल ये सिर्फ मुस्लिम लीग के लिए नहीं, ये मुल्क के लिए भी चैलेंज होगा। क्योंकि हम समझते हैं कि ये मुल्क तब तक आगे नहीं बढ़ सकता है जब सबके साथ एक जैसा सलूक नहीं हो, आइन के मुताबिक सलूक नहीं हो, कोई इस तरह का इदारा नहीं हो जो क्रॉस द बोर्ड एहतसाब करे, जज का भी करे, जर्नल का भी करे, जर्नलिस्ट का भी करे। किसी को यकीन नहीं आएगा अगर किसी को सजा मिलती है तो इस पे भी किसी को यकीन नहीं आएगा कि ये वाकई मुजरिम था, और अगर कोई बरी हो जाता है तो इस पे भी लोगों को यकीन नहीं होगा कि ये भी गुनाह था। जिस तरह नवाज शरीफ साहब को डंडे के जोर पे निकाला गया था और उसको सजा दिलवाई गई थी, तो वो लोग समझ रहे थे और लोग कह रहे थे, बरमला कह रहे थे कि नवाज शरीफ को आउट करने के लिए ये सारा सब कुछ एक सियासी इंजीनियरिंग हुआ था। और आप जिस तरह डंडे के जोर पे नवाज शरीफ साहब के वो केसेस को खत्म कर रहे हैं, तो इस पे भी लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि ये इस मुल्क में इंसाफ हो रहा है और या जो नवाज शरीफ साहब है उनको कोई इंसाफ मिल रहा है। तो ये बहुत अफसोसनाक अमर है खानज़ादा साहब, ये तो बात आपकी ठीक है, लेकिन जिस तरह सज़ाएं तो गलत थी, कमज़ोर फैसलों में सज़ाएं हुई, बड़े बड़े फैसले थे उसमें सज़ाएं हो सकती थी। ये एक लंबी बहस है, बात होती रही मीडिया पे भी, आप भी करते रहे डिस्कस, लेकिन जिस तरह इंसाफ दिया जा रहा है इसकी भी तो नज़ीर नहीं मिलती ना पाकिस्तान में कि आप इंसाफ भी तो इस तरीके से नहीं दे सकते या नहीं होना चाहिए। तो ये एक बड़ा एक सवालिया निशान नहीं है हमारे सिस्टम पे? लोग 10-10 साल से इंसाफ को रुल रहे हैं, तरस रहे हैं, उनके केसों की सुनवाई नहीं होती और इधर जो है वो एयरपोर्ट पे ही पूरा स्टाफ पहुंच जाता है कि आए हैं बायोमेट्रिक करें और प्रोसीड करें सिस्टम। बिल्कुल जी, मैंने तो आपको बता दिया कि जिस तरह के इनके सजा पे लोगों को डाउट था और लोग कह रहे थे कि डंडे के जोर पे निकाला गया, इसी तरीके से अब जो इसकी केसेस खत्म हो रही है इसके बारे में भी लोग यही समझ रहे हैं कि ये कोई इंसाफ नहीं हो रहा है। ये डंडे के जोर पे जिस तरीके से निकाला गया था इस तरीके से दोबारा ला रही है, तो ये बहुत अफसोसनाक अमर है। और इससे पाकिस्तान में जो सियासी इस्तेहकाम है
वो इसमें वो बहुत बड़ा रुकावट बनेगा इस तरह के काम। और जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मुल्क का मईशत मजबूत नहीं हो सकते। अमन अमान के लिए हम कोई वाज़ेह पॉलिसियाँ नहीं बना सकते। मुल्क के बचाने के लिए और मुल्क को बुहरानों से निकालने के लिए दो चीज़ें जो हैं ये बहुत लाजिमी है। एक साफ और शफाफ इलेक्शन लाजमी है, और दूसरा ये कि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो, हमारे फैसलों में और खुसूसी तौर पे जो मईशत के फैसले इसमें तसलसल हो। और ये तब होगा जब हम इंतकाम की सियासत को ख़त्म करें। जब तक हम इंतकाम की सियासत को ख़त्म नहीं करते हैं और हम इंतकाम की सियासत पे चलते हैं तो ये हमारा मुल्क के जो मसाइल है इसका हल नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे मुल्क के मसाइल का हल है सियासी इस्तेहकाम में, और सबको इस मसाइल पे एक पेज पे आने की लिए जरूरत है। ठीक है। और जब ये दो काम होगी कि साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होगा, किसी लाडले को लाया जाएगा, या जो हमारे इंतकाम की सियासत है वो जारी रहेगा, तो मुल्क के सियासी खानज़ादा इस्तेहकाम साहब, नहीं हो अभी सकते। इलेक्शन नहीं हुए, 8 फरवरी को अभी वक्त है, इलेक्शंस होंगे। जो प्रोसेस शुरू हो चुका है अभी से, देखें इस तरह के इल्ज़ामात माजी में भी 18 की में भी हमने देखा तो इस तरह का माहौल नहीं था। कम अज़ कम 18 में जब 25 जुलाई को इंतखाबात हुए, शाम 7 बजे तक आप समेत जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी सारी खुश थी कि पुरअमन तरीके से सब कुछ हो गया। उसके बाद क्या हुआ वो एक अलग बहस है, लेकिन अभी तो आज से ही काम शुरू हो गया। सबको पता है कि कौन हुकूमत बनाने जा रहा है, कैसे हुकूमत बनाई जाएगी, कितनी सीटें होंगी। तो आप नहीं समझते कि जब इंतखाबी अमल आज ही इतना उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं, तो जो जो वक्त करीब होगा तो ये और बड़ा चैलेंज हो जाएगा हमारे इंतखाबात के हवाले से। तो ये तो 2018 से भी ज़्यादा ख़तरनाक मामला होता हुआ नज़र आ रहा है बज़ाहिर। देखिए जी, ये रेगिंग जो है ये सिर्फ इलेक्शन के डे पे, पोलिंग के डे पे नहीं होता है। इलेक्शन के डे पे पोलिंग में धांधली करना बहुत मुश्किल काम है जी। जिसको प्री पोल रेगिंग कहते हैं कि इलेक्शन से पहले प्री पोल रेगिंग शुरू हो जाता है, तो वो शुरू हो चुका है। अगर 2018 में भी हो चुका था और सब लोग कह रहे थे कि पीटीआई को ला रहे हैं और इमरान खान लाडला है और उसको लाडले को ला रही है, लेकिन आम लोग जो थे उसको एक अंतरा सुनाया गया था कि इमरान खान आएगा तो आईएमएफ के कर्जे खत्म हो जाएंगे, इमरान खान आएगा तो करप्शन खत्म हो जाएगा, इमरान खान आएगा तो प्रोटोकॉल खत्म हो जाएगा, इमरान खान आएगा तो बाहर से मेहनत मजदूरी के लिए पाकिस्तान में लोग आएंगे, 365 डैम्स बनेंगे, इसी तरीके से सबस पासपोर्ट को इज्जत मिलेगा। तो लोग समझ रहे थे कि यार अगर ये सारे काम हो सकते और इमरान खान भी दावे कर रहे थे कि मेरे पास टीम है, हर चीज के लिए मैंने टीम बनाया है, सिर्फ शेरवानी पहनने का देर है, मैं शेरवानी पहन लूंगा तो पाकिस्तान के मसाइल 100 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान के मसाइल में पाकिस्तानी अवाम को रिजल्ट दूंगा, मैं इस पे 5 साल का टाइम नहीं लगाऊंगा। तो लोगों ने भी समझा कि चलो ये सब कुछ हो रही है तो चलो डंडे के जोर पे भी ला रही है तो आने दी, क्योंकि वो आजमाया हुआ नहीं था। लेकिन अब तो जिस बंदे को खानज़ादा साहब, लेकिन उसमें ये तो आजमूदा बंदा है। खानज़ादा साहब, उसमें तो चले तब्दीली के नाम पे वोट, तब्दीली के नाम पे वोट पड़ा। एक चीज़ तो 2018 और 24 में जो फ़र्क वाजे है, जो नज़र आ रहा है कि इमरान खान ने कराची से भी वोट लिए, जीत कैसे हुई नहीं हुई वो एक अलग बहस है, उनको वोट पड़ रहे थे, लोग उनके साथ थे, कम अज़ कम अवाम तो चारों सूबों में उनके साथ खड़े थे ना। इधर मुझे ये बता दें, मुस्लिम लीग नून पंजाब में जो उनका वेलकम हुआ मियाँ साहब का, लाहौर में जलसा आपने देख लिया, उसके बाद कोई बड़ा जलसा नहीं कर सके। अवामी सतह पर हम भी इसी मुल्क में रह रहे हैं, अब सिंध में उनकी बिल्कुल मकबूलियत नहीं है, केपी में उनकी मकबूलियत नहीं है, बलूचिस्तान में उनकी मकबूलियत नहीं है, इवन पंजाब में जो जहाँ से उन्होंने जीतना है वहाँ पे उनकी मकबूलियत नहीं है। तो इस मकबूलियत के साथ वो कैसे अक्सरियत हासिल करेंगे? इमरान खान को सपोर्ट थी, इदारे उनके साथ खड़े थे, लेकिन अवाम भी तो थे, कम अज़ कम लोग जलसों में तो आते थे। इधर तो वो सूरत हाल भी नहीं है, तो आप कैसे 172 नंबर या 120-40 नंबर तक लेके जाएंगे? देखिए जी, इमरान खान साहब को तो मैंने आपको बता दिया कि इमरान खान साहब जो था वो आजमाया हुआ नहीं था जी। जो नवाज शरीफ साहब है ये तो आजमाया हुआ बंदा है, ये तो हर एक को पता है कि ये इख्तिदार में आ जाते हैं
तो ये इसको इंतकाम के सिवा कुछ नहीं आता है। ये बेतहाशा कर्जे लेते हैं, फिर इससे कोई मेट्रो या तो मोटरवे सर इस कर्जों से तरह नहीं के कोई चलता ना काम मुल्क? करते हैं। जी। और इसके अलावा इसको कुछ आता नहीं है। तो ये तो आजमूदा बंदा है, ये तो 3 बार पहले भी सिलेक्ट हो चुका है। पहले भी वो कोई इलेक्शन जीत के ये जो दावे कर रहे हैं कि मैं 3 बार वजीर आजम बना हूँ, 3 बार ऐसी मैनेजमेंट के साथ, इलेक्शन मैनेजमेंट के साथ उसको लाया गया। तो क्या मुल्क का तकदीर बदला? इन्होंने कोई इस तरह का कोई काम किया अपना सिवाय इंतकाम की कि वो अपने जो मुखालिफिन है इनसे इंतकाम ले ले? हमारे मुल्क जो है इससे पहले भी बहुत ज्यादा मजाक हुआ है और बहुत एडवांचरी हुई है। मैं नहीं समझता हूँ कि हमारा मुल्क मजीद एडवांचर बर्दाश्त कर सकेंगे। इस बार अगर मुल्क के साथ कोई एडवेंचर हुआ तो खुदा न ख्वास्ता नाकाबिल तलाफी नुकसान जो है वो पहुंच जाएगा इस मुल्क को। ठीक। तो आपको लगता है ओवरऑल, चूंकि दहशतगर्दी के वाक़यात भी हो रहे हैं, आप इलेक्शन वक्त पे हैं, आप किसी किस्म की कोई परेशानी की बात नहीं है? बिल्कुल जी, इलेक्शन हम समझते हैं कि वक्त पे है भी और वक्त पे होना भी चाहिए। जो भी इस इलेक्शन को लेट करने का ख्वाहिश रखते हैं, मेरे ख्याल में वो इस मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। क्योंकि हमारे मुल्क के जो मसाइल है, एक दहशतगर्दी का मसला, मईशत का मसला है, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है। तो इस हालात में जरूरी है कि जल्दी से जल्द इलेक्शन हो और 5 साल के लिए अवाम के वोटों से एक मुंतखब हुकूमत आए और फिर वो तमाम पार्टियों को, चाहे इनके साथ कोलिशन में हो या अपोजिशन में हो, कम अज कम चंद मसाइल पे उनको इत्मीनान में ले ले। एक तो ये कि मईशत का एक इस तरह का पॉलिसी हम बनाए जिसको हम तसलसल से चलाए, चाहे जिसका भी हुकूमत हो, लेकिन पॉलिसी वही वो चलाए। दूसरा, दहशतगर्दी के लिए हम कोई वाज़ेह पॉलिसी बनाए, क्योंकि अभी तक न तो नेशनल इलेक्शन प्लान पे मुस्लिम लीग की दौरी हुकूमत में कुछ अमल हुआ था, न पीटीआई की दौरी हुकूमत में अमल हुआ और ना अब अमल नजर आ रहा है। तो अगर इस पे अमल नहीं हो सकता है तो कोई और पॉलिसी बनाए। और ये सारी चीजों के लिए जरूरी ये है, एक हम एक इस तरह का इदारा बनाए जो क्रॉस द बोर्ड एहतसाब करे, जज का भी करे, जर्नल का भी करे, जर्नलिस्ट का भी करे, कोई लाडला है इनका भी करे, कोई लाडला नहीं है इनका ठीक। भी करे। तो इसमें तो जाते जाते इन खालिद साहब चीजों के लिए बताइएगा। जरूरी है कि हम सारे मिलकर ये काम करें। बिल्कुल मिलकर ही करना चाहिए। फौजी अदालतों का जो मामला था, वो आज ये फैसला वापस बहाल हो गया है, तो इस फैसले को किस तरह देखते हैं आप? देखिए जी, वो जो फैसला था इससे पाकिस्तान का इमेज जो है वो नहीं बढ़ेगा। हमारे पास अदालतें हैं, अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो, और हमारा मसला तो ये है कि कुछ कवानीन तो अच्छी भी होते हैं, लेकिन वो कवानीन फिर इस काम के लिए हम इस्तेमाल में नहीं लाते जिस काम के लिए बनाए जाते हैं। हमने बनाए हैं। फिर इनसे भी हम अपना सियासी फवाद जो है वो हासिल करते हैं। और अगर फौजी अदालतें बहाल हुई है तो सिविलियन से तो पहले इन लोगों का वो इसमें एहतसाब हो जो हमने दहशतगर्दी के कमर को तोड़ा था और उन्होंने दोबारा मुज़ाकरात करके और कैदियों को रिहा कर दिया। और अफगानिस्तान से भी जो लोग जेलों से रिहा हो गए थे उन सबको लाया और फाटा में और पुख्तनख्वा में उनको दोबारा बसाया। तो इन लोगों का भी तो इसमें एहतसाब होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब खनदादा चट्टान साहब, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत पे भी बात करते हैं। दहशतगर्दी ज़रा एक बड़ा चैलेंज है, मुआशी इस्तेकाम बड़ा चैलेंज है और सियासी इस्तेकाम उससे भी बड़ा चैलेंज है। ये ऐसे चैलेंजेस हैं जो मुल्क पाकिस्तान के लिए बड़े ख़तरनाक हैं, लेकिन इसके ऊपर बड़े बड़े तहम्मुल से, बड़े बेहतरीन अंदाज से काम भी हो रहा है। और रियासत पाकिस्तान कोशिश कर रही है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ हों, सियासी इस्तेकाम आए ताकि माशी इस्तेकाम भी आ सके। और पिछले 1 साल में क्या हुआ, कैसे माशी इस्तेकाम हुआ, डॉलर कैसे कंट्रोल हुआ, स्मगलिंग की रोकथाम कैसे मुमकिन बनी, इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।